नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अमित शाह के पश्चिमी बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। दक्षिणेश्वर मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना भी साधा। बंगाल में हो रही तुष्टीकरण की राजनीति, अमित शाह ने ये बातें कही है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। बंगाल की भलाई के लिए मां काली से प्रार्थना भी गृह मंत्री अमित शाह ने की। तो मतुआ समुदाय के पार्टी कार्यकर्ता के घर पर खाना भी खाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर आए थे मतुआ समुदाय के लोग, जिनके घर पर जाकर आज खाना भी खाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बता दें आपको कि मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर आए थे और दौरे पर है पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री अमित शाह, और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। और वहीं आपको बता दें कि दक्षिणेश्वर मंदिर में जाकर गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की और साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना भी साधा। बंगाल में हो रही है तुष्टीकरण की राजनीति, ये बातें गृह मंत्री अमित शाह ने कही और साथ ही मां काली से प्रार्थना भी की बंगाल की भलाई के लिए। तो मतुआ समुदाय के पार्टी कार्यकर्ता के घर पर खाना भी खाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि मतुआ समुदाय के लोग शरणार्थी बनकर आए थे बांग्लादेश से। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि लुभाया जा रहा है बंगाल की जनता को, और शायद इसी वजह से आने वाले विधानसभा को साधने के लिए दौरे पर गए हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। पुरजोर तैयारी आने वाले चुनाव को लेकर यहाँ पर बीजेपी की। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर, जहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना भी साधा है और कहा कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और बंगाल की भलाई के लिए उन्होंने मां काली से प्रार्थना भी करी। और वही मतुआ समुदाय के पार्टी कार्यकर्ता के घर पर खाना भी खाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो पश्चिमी बंगाल के दौरे पर पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह गए हुए हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। और इसी दौरे को देखते हुए इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि बिहार में भी चुनाव चल रहे हैं और बिहार न जाकर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी बंगाल पहुंचे हैं। तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो एक तरीके से जो सियासी यहाँ पर जमीन होती है वो मजबूत करने की जुगत में अब बीजेपी जुट चुकी है। और इसी वजह से गृह मंत्री ने बिहार की जगह पश्चिमी बंगाल जाने का फैसला किया और शायद इसीलिए वो पश्चिमी बंगाल के दौरे पर गए हुए हैं, क्योंकि बिहार की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली हुई है। अब जिस तरीके से पश्चिमी बंगाल में देखा जा रहा है कि काफी लंबे समय से वहां पर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी सत्ता में रही है, तो अब उनको धराशाही करने के लिए बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। तो शुरुआत अब इस दौरे से हो गई है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह अब पश्चिमी बंगाल के दौरे पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में उन्होंने ये बातें कही हैं कि राजनीति जो हो रही है पश्चिमी बंगाल में वो तुष्टीकरण की राजनीति है। और साथ ही मतुआ समुदाय के पार्टी कार्यकर्ता के घर पर खाना खाने का जो प्लान बनाया है गृह मंत्री अमित शाह ने, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि लुभाने की कोशिश है जनता को। आपको बता दें कि मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से शरणार्थी के तौर पर भारत आए थे, जिसके घर पर आज खाना खाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो 2021 में विधानसभा चुनाव और साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से और एक सियासी जमीन को मजबूत करने की फिराक में बीजेपी जुट चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा पश्चिमी बंगाल का और आज दूसरा दिन है इस दौरे का। तो काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में जाकर और जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर भी पहुंचे, जहां पर माता काली के दर्शन भी किए और साथ ही जनसभा को संबोधित भी किया, उनके बीच में गए और ये बात भी कही कि वहां जो राजनीति चल रही है वो तुष्टीकरण की, यानी कि ममता बनर्जी के ऊपर सीधा निशाना साधा है गृह मंत्री अमित शाह ने। तो बंगाल की भलाई के लिए मां काली से प्रार्थना करी और मतुआ समुदाय के पार्टी कार्यकर्ता के घर पर खाना खाएंगे। ये वही समाज है, उस समुदाय के लोग हैं
जो बांग्लादेश से शरणार्थी के तौर पर भारत में आए थे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। आज मेरे बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। आज के दिन की शुरुआत समग्र भारतवर्ष की चेतना स्थली, जहां से कई लोगों ने ऊर्जा प्राप्त करी, ऐसे दक्षिणेश्वर मां काली के मंदिर से की है। मैं कई बार दक्षिणेश्वर आया हूं, जब भी आया यहां से ऊर्जा और चेतना प्राप्त कर वापस गया। भक्ति मार्ग के प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है। पर जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहां से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करिए। रांची से खबर है, जहां लालू प्रसाद यादव को आज जमानत मिल सकती है। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव के मामले की सुनवाई आज होगी। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दुमका ट्रेजरी मामले में सुनाई गई थी 7 साल की सजा। तो चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता है आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, जिनकी आज बेल हो सकती है। तो आज बेल मिलेगी या फिलहाल जेल की सजा जारी रहेगी, आज ये पता चलेगा, क्योंकि आज सुनवाई होगी मामले की। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज ही लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। झारखंड हाई कोर्ट में 6 नवंबर को चार्ज लिस्ट के नंबर 18 में सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध है। दरअसल दुमका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। लालू प्रसाद यादव के वकील ने सजा की आधी अवधि गुजर जाने के आधार पर लालू प्रसाद यादव के लिए जमानत अर्जी दाखिल की है, जिस मामले में आज सुनवाई होनी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज सुनवाई में बेल मिल जाएगी या फिर सजा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। लखनऊ से खबर है, यूपी के हर जिले में कोरोना वैक्सीन को स्टोर करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शासन ने वैक्सीन रखने की तैयारियां अब शुरू कर दी है। कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी अभी यह तय नहीं हुआ है। इसके लिए हर जिले में दिसंबर तक एक स्टोर बनाने को कहा गया है। तो कोरोना वैक्सीन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तय नहीं है कि कोरोना वैक्सीन कब तक आएगी, लेकिन कोरोना वैक्सीन को स्टोर करने के लिए हर जिले में तैयारियां शुरू कर दी गई है। और कोरोना की वैक्सीन के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है कि कब तक ये आएगी, लेकिन इसके लिए हर जिले में दिसंबर तक एक स्टोर बनाने के लिए शासन ने आदेश दे दिए हैं। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां शुरू। हालांकि कोरोना वैक्सीन के स्टोर करने को लेकर जिस तरीके से यूपी में हर जिले में शासन ने आदेश दिए हैं, इससे इस बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि शायद हो सकता है कि कोरोना वैक्सीन जल्दी ही हम सबको मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी आम जनता के लिए। तो कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी अभी इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं, तय नहीं, लेकिन इसके लिए हर जिले में दिसंबर तक एक स्टोर बनाने के लिए कहा गया है। प्रयागराज समेत कई जिलों में स्टोर के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं। राज्य के कुछ जिलों में तलाश की जा रही है स्टोर के लिए जगह। सीएमओ दफ्तर के करीब किसी सुरक्षित स्थान पर स्टोर बनाने की कवायद तेज है, ताकि सुगमता से पहुंचाई जा सके कोरोना की वैक्सीन। ये भी तय हो गया है कि वैक्सीन पहले सरकारी और निजी स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। वैक्सीन के रखरखाव और लगाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर होगी, इसलिए पहले इन्हें सुरक्षित किया जाएगा। डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ की सूची तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो कोरोना वैक्सीन आते ही सबसे पहले
स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगेगा। स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा, ये तय हो गया है। तो सरकारी और निजी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन सबसे पहले लगाई जाएगी। वैक्सीन के रखरखाव और लगाने की जिम्मेदारी क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों की ही होगी, तो इसीलिए पहले इन्हें सुरक्षित किया जाएगा। डॉक्टरों से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ की सूची भी तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है और जहां स्टोर किया जाएगा उसके लिए भी जगह देखी जा रही है। आलोक राय असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक राय, जिस तरीके से स्टोर तलाशे जा रहे हैं कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए, वैसे में इस बात का अंदाजा शायद लगाया जा सकता है कि कोरोना वैक्सीन जल्दी ही आम जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन का काम धीरे धीरे करके हर चरण में सफल होता जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब अंतिम चरण पर पहुंच जाएगी कोरोना वैक्सीन। जी बिल्कुल, देखिए देखा जाए तो सरकार तैयारी कर रही है। हालांकि अभी बिल्कुल तरह से तय नहीं हो पाया कि वैक्सीन कब तक आ जाएगी, लेकिन जो भी सूत्रों के हिसाब से जानकारी आ रही है, जो ट्रायल के हिसाब से जानकारी सामने आ रही है कि दिसंबर या जनवरी के साथ जनवरी तक वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। और केंद्र सरकार ने भी करीब 60 करोड़ डोज जो है खरीद रखा है, पहले से ही ऑर्डर दे रखा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना वैक्सीन को स्टोर करने के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है, पूरी प्लानिंग बना ली गई। तो मुख्यमंत्री ने इसके लिए निर्देश दिए हैं, शासन स्तर से भी निर्देश जारी किए गए हैं और इसीलिए जो प्रदेश के सभी जिलों में जो है स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं। कई जिलों में स्थान चिन्हित किए भी जा चुके हैं और कोशिश ये है कि जो जिले में जो सीएमओ ऑफिस है उसके आसपास ऐसी जगह खोजी जाए जहां पर स्टोर बना के और जिसमें कोरोना वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा, क्योंकि उसमें तमाम चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। कोल्ड चेन, टेम्परेचर वगैरह तमाम टेक्निकल चीजें होती है जिनका ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सीएमओ ऑफिस स्टोर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जिले में जहां भी इस वैक्सीन को पहुंचाना हो वो आसानी से तेजी से वैक्सीन वहां पहुंचाई जा सके। और इसीलिए जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनकी जो है सूची तैयार की जा रही है। पैरामेडिकल स्टाफ की भी सूची तैयार हो रही है, क्योंकि पहले वैक्सीन इन्हें दी जाएगी, क्योंकि इनके ऊपर ही जिम्मेदारी होगी लोगों को वैक्सीन देने की, लोगों का वैक्सीनेशन करने की, आम लोगों की। इसलिए इनको पहले सुरक्षित किया जाएगा और इसीलिए यूपी सरकार की बड़ी तैयारी है कि जैसे ही वैक्सीन आए तो स्टोर पहले से रेडी रहे, वैक्सीन को स्टोर किया जाए, फिर उसका वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाए। जी ठीक, और बिल्कुल आलोक, ये एक सही कदम है सरकार का भी, जिस तरीके से अभी से स्टोर की तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि जैसे ही अगर वैक्सीन आती है तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में अक्सर ये होता है कि व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल उठने लगते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानियां सामने आ जाती हैं। और अभी से अगर तैयारियां शुरू होगी तो व्यवस्थापूर्ण और ठीक ढंग से लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी। देखिए बिल्कुल, तैयारी ये बहुत महत्वपूर्ण तैयारी सरकार कर रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और अभी तक वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है और लगातार लोग संक्रमित हो रही है। अलग बात है कि मौत का आंकड़ा घट रहा है, मरीजों की संख्या भी घट रही है, लेकिन कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है। इसलिए सरकार की तैयारी है और सरकार की पूरी कोशिश है कि स्टोर यानी स्टोरिंग कैपेसिटी जो है, जो भी ढांचा उसके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो पहले से मुकम्मल कर ली जाए, पूरी कर ली जाए। जैसे ही वैक्सीन आए उसको जो स्टोर करने में कोई समस्या ना हो, क्योंकि अगर वैक्सीन का स्टोरेज सही से नहीं हुआ तो वैक्सीन खराब हो जाएगी। और निश्चित रूप से इस तरह की किसी भी जो है चीज को इस समय जो है सरकार या कोई जो है रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर वैक्सीन खराब होती है। इसीलिए सरकार की कोशिश है कि स्टोर करने की जो जरूरतें हैं उसको मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि वैक्सीन आते ही तमाम चीजें जो कोल्ड चेन है या टेम्परेचर का जो ख्याल रखना है या जो उसको तेजी से एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना, वो सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल रहे, ताकि जब जैसे ही वैक्सीन आए उसको लोगों तक जो है पहुंचाया जा सके तेजी से और उसका लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया जा सके। जी ठीक आलोक, बहुत धन्यवाद आपका। मथुरा से खबर है, पीएफआई के सदस्य अतीकुर रहमान की बेल सुनवाई टल गई है। जज के छुट्टी पर होने से ये सुनवाई टली है। 9 नवंबर को होगी बेल पर सुनवाई। हाथरस में दंगा फैलाने और राजद्रोह का आरोपी है अतीकुर रहमान। तो पीएफआई के सदस्य अतीकुर रहमान की बेल सुनवाई टल गई है और जज के छुट्टी पर होने से ये सुनवाई टली है। 9 नवंबर को होगी बेल पर सुनवाई। हाथरस में दंगा फैलाने और राजद्रोह के मामले का आरोपी है। तो मथुरा से खबर है, जहां पर पीएफआई के सदस्य अतीकुर रहमान की बेल सुनवाई टल चुकी है। जज के छुट्टी पर होने से ये सुनवाई टली है। आपको बता दें कि एग्जाम देने के लिए ये याचिका डाली गई थी अतीकुर रहमान की तरफ से, लेकिन जज छुट्टी पर है, इसी वजह से सुनवाई इस मामले पर नहीं हो रही है। पर अब 9 नवंबर को इस बेल पर सुनवाई होगी। गगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। गगन, जो हाथरस मामले में दंगा फैलाने का आरोपी है अतीकुर रहमान,
बेल की याचिका डाली गई थी उनकी तरफ से, लेकिन अब इस पूरे मामले पर जो सुनवाई है वो टल चुकी है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या अतीकुर रहमान वही आरोपी है जिनको एग्जाम देने के लिए जाना था और ये याचिका डाली गई थी? जी नहीं, ये वो आरोपी नहीं है, वो मसूद और आलम थे जिनको जो है एग्जाम देने के लिए जाना था। इन लोगों ने अतीक और रहमान ने अपनी बेल एप्लीकेशन दी थी। बेल एप्लीकेशन के बाद में एसटीएफ द्वारा न्यायालय में कहा गया था कि हमें इन पीएफआई के 4 सदस्यों की रिमांड के लिए भेजा जाए, जब 48 घंटे के लिए यानी कि आज शाम 5 बजे तक के लिए न्यायालय ने एसटीएफ को आदेशित किया था कि वो इन्हें रिमांड पे ले सकती है। रिमांड पे लेने के बाद में आलम और उनकी जो है पूर्व में बेल एप्लीकेशन की सुनवाई टाल दी गई थी और आज जो है अतीक रहमान की एप्लीकेशन को 9 तारीख तक के लिए टाल दिया गया है। ठीक, और अब क्योंकि जज की छुट्टी है तो इस मामले पर अब सुनवाई 9 नवंबर को होगी, तो क्या कुछ दलीलें दी जा सकती है? देखना होगा कि एसटीएफ अपने रिमांड पे लेने के बाद किन मुद्दों पे क्या जानकारी न्यायालय में प्रस्तुत करती है। ठीक, बहुत धन्यवाद गगन आपका। तो अतीकुर रहमान जो कि पीएफआई का सदस्य है और हाथरस के दंगे फैलाने और राजद्रोह का आरोपी है, याचिका डाली गई थी बेल को लेकर, लेकिन जज की छुट्टी होने की वजह से अब इस मामले पर सुनवाई आगे कर दी गई है, यानी कि फिलहाल ये सुनवाई टल गई है। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। 25,000 का इनामी बदमाश है अकील। कई मामलों में फरार चल रहा था अपराधी। बीटा 2 थाना क्षेत्र इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई रात के वक्त में, और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। 25,000 का इनामी बदमाश है अकील। कई मामलों में फरार चल रहा था ये अपराधी। बीटा 2 थाना क्षेत्र इलाके में ये मुठभेड़ हुई, जहां पर पुलिस को कामयाबी मिली। 25,000 का इनामी बदमाश अकील गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की गिरफ्त में है। तो कई मामलों में वांछित था, फरार चल रहा था ये अपराधी, जो मुठभेड़ के बाद पुलिस की गिरफ्त में। तो 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था अकील के ऊपर। के पास थाना बीटा 2 क्षेत्र में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक आकिल नामक शातिर अपराधी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ है। उसके पैर में गोली लगी है, शातिर अपराधी है, इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। इस पे 25,000 रुपये का इनाम था। यह 2019 से थाना दनकौर से गैंगस्टर एक्ट में वांटेड था। इस पे ढेर सारे चोरी और लूट के मुकदमे विभिन्न थानों से है, दादरी से, दनकौर से, अन्य जगहों से भी पता किया जा रहा है। और ये एक बहुत ही प्रतापगढ़ से खबर है, प्रतापगढ़ के बलीपुर गांव में डर से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस भी बरामद किया है। 3 दिन पहले मामूली विवाद को लेकर हत्या की गई थी। गांव के दबंगों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। तो आपको बता दें कि 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। तो पुलिस ने मौके से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। 3 दिन पहले मामूली विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई थी और गांव के दबंगों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। तो हत्या के आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 महिलाएं भी हैं। तो डबल मर्डर हुआ था गांव में, प्रतापगढ़ के बलीपुर गांव में, और डबल मर्डर से सनसनी फैल गई थी। तो पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो संवाददाता मनु हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। मनु, डबल मर्डर हुआ था इलाके में, सनसनी फैल गई थी इलाके में, और अब पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैसे पुलिस को इनपुट मिले या फिर कैसे ये जांच में सामने आया, क्योंकि 3 दिन पहले शायद ये हत्या की गई थी? जी, मैं आपको बता दें, यहाँ बालीपुर गांव का मामला, जहाँ पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है, तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है, लाइव वीडियो तस्वीर वायरल होता है, जहाँ पिता पुत्र की हत्या राइफल से की जाती है। जहाँ वही वीडियो को देखते हुए पुलिस ने अपने मुखबिर की सूचना पर 2 महिला समेत 2 पुरुष और 2 महिला को गिरफ्तार कर लिया, जहां तमंचा, कारतूस भी बरामद किया गया। जहां 3 दिन पहले के मामले से विवाद को लेकर एक तार को हटाने को लेकर पिता पुत्र की हत्या कर दी गई थी। जी ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।